कैजुअलिटीज होती हैं और हुई हैं, मतलब पिछले अगर हम 2-3 महीने को देख लें तो हुई है। लास्ट ईयर हुई थी 2019 में, 2-3 बड़े अटैक्स हुए थे वहां पर, वहां के पॉलिटिकल लोगों को टारगेट किया गया, जिसमें हमारे पास रईसानी साहब, सिराज रईसानी साहब हमारे पास 2018 इलेक्शन में, जहां पे सबसे बड़ा अटैक था जिसमें 205 लोग मतलब जिनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद एक और अटैक जो लॉयर्स के ऊपर हुआ था के अंदर, मतलब उसमें 98 कैजुअलिटीज हुई थी। तो इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स जो है, पल कॉन्टिनेंटल होटल जो है गवादर के अंदर, वहां पे 2019 में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। ये अलग बात है कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा लोग स्टे नहीं होता लोगों का, क्योंकि अभी नया शहर बन रहा है, तो उस वजह से मैं कहूंगा 6 या 7 लोगों की वहां पे डेथ हुई थी। या फिर लास्ट ईयर उन्माड़ा का हुआ था, हमारी फोर्सेस के लोग, उसमें से एयरफोर्स एंड नेवी के उनकी कैजुअलिटीज हुई थी 14 या 15 लोगों की। तो ये चीज कंटिन्यूसली चल रही है, और जब ये चलती है तो यकीनन जब कभी भी अगर आप बात करते हैं टेररिज्म की, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद दुनिया में सबसे ज्यादा फेस करने वाला मुल्क है टेररिज्म को, हर तरीके से की। उसमें मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगा कि ये किसी मुल्क की तरफ से थी, कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी हैं गलतियां, हमारी जो पुरानी हुकूमतें थी उनकी तरफ से इस किस्म की गलतियां हुई है, जिसकी वजह से ये चीज हमें फेस करनी पड़ी। लेकिन जी आवाज आ रही है आपकी? गॉन आई थिंक। नहीं, एक मिनट, आई थिंक कोई कॉल, ये जब कॉल भी आती है तो ये मोबाइल जो है ना, हाँ राइट आते हैं। हेलो जी जी आवाज आ रही है? चलिए, मुझे आवाज नहीं, मुझे फ्रीज आप दोनों हो गए थे, तो इस वजह से मैं रुक गया था। मेरा ख्याल मेरे इंटरनेट कनेक्शन में मतलब इशू आ रहा था, आई डोंट नो दैट। हाँ, आप मोबाइल डेटा भी ऑन कर दीजिए ना। ओके, मेरी दोनों चीजें ऑन है, मुझे नहीं पता कि क्या इशू हुआ है, लेकिन ओके फाइन। मैंने कहा कि टेररिज्म मतलब बला है, एक वबा है, मैं कहूंगा पैंडेमिक कहूंगा इसको, कि पाकिस्तान ने इसको बहुत ज्यादा फेस किया है। कुछ उनकी अपनी गलतियां भी थी, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, जिसमें सबसे बड़ा हमें जिस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ा तो वो था अफगान जिहाद के नाम से। जब हमने उसमें हिस्सा लिया, उसको हमने जिहाद कहा, तो उसका हमें एक जिसे कहते हैं कि उसको हमें एक फायर बैक, मैं कहूंगा कि उससे हमें बड़ा लॉस हुआ। लेकिन जब उसको नो डाउट कि हमारी फोर्सेस ने उसको बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से सारी सिचुएशन हुई है बलोच का अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर जितना भी आपका बलोचिस्तान है, पंजाब सिंध है, खैबर पख्तून है, ये जितना टोटल एरिया है करीब 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज टेक्निकली 43% ऑफ द एंटायर पाकिस्तान। एक चीज। दूसरी तरफ जो सिचुएशन क्रिएट होती है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को आप कह सकते हैं, लेकिन आपके इंटरनल काउंटर पार्ट कितने ज्यादा हैं। अगर आप बात करें तो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का आप एक नाम लेंगे, इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी वहां की लगातार एक इंडिपेंडेंस के लिए बलोच के लिए लड़ती रही है। और कहीं ना कहीं सिचुएशन अगर आप सेल्फ उसमें जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जिस तरह से एक सैंडविच की तरह बन गया है बलोच, और जिस तरह से वहां पर कैजुअलिटीज की आए दिन रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी मीडिया में हो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हो, किस तरह से ब्रूटल फोर्स वहां पर काम करती है, तमाम तरह की चीजें बाहर आती हैं। उसी के बाद जो वहां की लोकल पार्टीज जिनके मैंने आपको नाम गिनाए वो बाहर निकल कर आती हैं और हमेशा कहती हैं कि बलोच एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी होना चाहिए। अभी आपने मुझे लगता है कुछ ही दिन पहले शायद इंटरव्यू किया था एक व्यक्ति का, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी उनसे भी आपकी काफी अच्छी इस बारे में बात हुई होगी। हमारा सिर्फ मानना इतना है कि जहां तक बात बलोचिस्तान की है वो आपका अपना एक इंटरनल इशू है, लेकिन बलोचिस्तान लगातार इस तरह की आवाजें उठाता रहा है। हाँ, कुलभूषण यादव में आपने इंडिया को एक्यूज करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब आप गए तो वहां पर आप लगातार जो काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे थे, उसके बाद काउंसलर एक्सेस मिला और तमाम तरह की चीजें। दूसरा, जो आपने कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनका हाथ था या फिर उनकी कहीं ना कहीं सपोर्ट थी पीछे से, मेरा मानना सिर्फ इतना है, हिंदुस्तान में अगर मैं आईपीसी की भी बात करूं या संविधान की भी बात करूं, पुलिस किस तरह से किस लोगों को लेकर और किस तरह से उनसे चीजें आगे एक्यूज करती है और उन चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करती है हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है, अगर आपको लगता है कि हाँ वो उन्होंने कोई ऐसा काम किया है, कुलभूषण यादव ने कोई ऐसा काम किया, तो काउंसलर एक्सेस के लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहते कि ठीक है आप अपने लॉयर लाइए और यहां पर केस लड़िए, एक फेयर ट्रायल होने देते। लेकिन कहीं ना कहीं न्याय के सारे रास्तों को रोक देना, किसी एक व्यक्ति को उठाना जो एक फौज में था और व्यापार के लिए गया हुआ था, उसको कहीं से उठाकर कहीं और एग्जीक्यूट करने लिए गया हुआ था, उसको कहीं से उठाकर कहीं और एग्जीक्यूट करना और तमाम तरह की चीजें, मुझे लगता है एक क्वेश्चन उठता है और वो आईसीजे में दिखा भी है।
बहरहाल काउंसलर एक्सेस हमें मिला है, आगे चीजें और बढ़ेंगी, किस किस तरह की चीजें आपने फाइल की हैं, क्या पेपर्स आपने कोर्ट में फाइल किए हैं, वो आगे देखने वाली चीजें, और हमें पूरा विश्वास है कि हम उसमें आगे जाकर उनको जीत कर लाएंगे और साबित होगा कि वो कहीं इन्वॉल्व नहीं थे। अब जहां तक ग्वादर पोर्ट की बात करें, देखिए चाइना को लेकर अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं मेरी बात नहीं है ये, ना हिंदुस्तान की बात है, ना पाकिस्तान की बात है, ना नेपाल की बात है, ना मलेशिया की बात है, ना इंडोनेशिया की बात है, ना रशिया की बात है, ना जापान की बात है। आप मुझे कोई एक ऐसा मुल्क बता दीजिए जो कहीं ना कहीं उनके साथ बॉर्डर शेयर करता हो और उसको टेंशन ना हो। आपने श्रीलंका का देखा, हमनटोटा पोर्ट किस तरह से उन्होंने लिया है, वहां पर महंगे लोन देकर, और क्या सिचुएशन कन्वर्ट करने के बाद आज श्रीलंका किस तरह से सिचुएशन कर रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि नेपाल ऑलरेडी बहुत परेशानी में उनके साथ चल रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रशिया की तो पूरी जितनी भी सीमा है वो 54,000 स्क्वायर किलोमीटर की, उसी को वो कहते हैं कि ये हमारी है। हमें प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें जलन है, ना हमें ये है कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है या क्या कर रहा है। हमारे लिए एक सिंपल सी चीज है, अगर हम आज गलवान घाटी का लाइव एग्जांपल लें तो चाइना अपनी स्टैंड पोजीशन से 2 किलोमीटर पीछे गया है। सिचुएशन ये है कि ये जो एक्सटेंशनिस्ट नीति है, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने अभी जाकर नीमू में कहा क्लियर कट कि देखिए वो जो विस्तारवादी सोच है, वो जो एक्सटेंशनिस्ट सोच है, वो अब इस दुनिया में नहीं चलने वाली। बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे और अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा ये होना चाहिए इसके पीछे कि हम विस्तारवाद की जगह विकासवाद की बात करें। किसी भी कंट्री का जो बॉर्डरिंग स्टेट है, अगर उनका एक रिलेशनशिप टाइज मजबूत होती है तो ये बहुत बेहतर है उन दोनों के लिए, लेकिन वो किस कॉस्ट पर मजबूत हो रही है, वहां एक प्रॉब्लम वाली बात है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदुस्तान ने आज जो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है, ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रेड नहीं था चाइना से, लेकिन समय के साथ साथ जैसे चीजें एक्सपोज होती गई और दुनिया में चारों तरफ से चाइना के लिए कॉमन मिनिमम कंसेंसस बनता गया, आज देखिए किस तरह से एक्सपोज है चाइना। आज दुनिया में कोई एक कंट्री बता दीजिए आपको छोड़कर जो उनके साथ खड़ा हुआ हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बॉर्डरिंग स्टेट्स का साथ में रहना बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें तो नहीं बदल सकते, जाहिर है पड़ोसियों को तो कभी नहीं बदला जा सकता। बेहतर हो कि आप एक अच्छे ट्रेड रिश्ते में आए, आप चीजें आगे अच्छा करें, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आपको आपकी सीमाओं को, आपके व्यापार को, आपके ट्रेड को उससे फर्क पड़ने लगे, उससे नुकसान होने लगे, किस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से लगातार जापान ने भी और अमेरिका ने भी कितनी बार इनको वार्निंग्स दी हैं, क्या सिचुएशन और क्या रिजल्ट्स आए हैं वो सब आपके सामने है।